ओके। सो हम यहाँ पे वर्टिकल लुकअप वी लुकअप की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये टेबल है जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट प्राइस है एंड स्टॉक है। अभी यहाँ पे हमें हमें कोई प्रोडक्ट आईडी दे दी गई और उसके करस्पॉन्डिंग सपोज हमें उस प्रोडक्ट का नाम चाहिए, राइट। अगर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का हमें नाम चाहिए तो हम उसको कैसे करेंगे? सिंपली यहाँ पे अगर हमें सपोज हमें यहाँ पे P011 हम ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने ये आईडी ले ली, 011 डेफिनेटली होना चाहिए। यस। सो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पे वी लुकअप लगाया, राइट, और ये हमारी लुकअप वैल्यू है। ये हमारा टेबल एरे है, ये हमारा पूरा टेबल एरे है। ये हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। सो अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो हमारा प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट आईडी के बाद सेकंड कॉलम होता है। प्रोडक्ट आईडी हमारा फर्स्ट कॉलम है और प्रोडक्ट नेम हमारा सेकंड कॉलम होता है। हमने यहाँ पे 2 दे दिया एंड 0, राइट। तो ये क्या हो गया? इसने बता दिया कि ये वायरलेस माउस है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम किसी भी और प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं, तो P009, ठीक है, इस तरह से है। तो उसने बता दिया कि ये बुक शेल्फ है। फिर P0234 हमने 333 दिया, तो ये अवेलेबल नहीं है इसने इसमें। तो यहाँ पे इसने दिखा दिया कि अवेलेबल नहीं। P0222 हमने दिया, तो ये पेन सेट है, तो ये उसने यहाँ पे हमें दिखा दिया। तो ये एक सिंपल सा लुकअप है जिसके थ्रू हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम की वैल्यू लेके आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हमें यहाँ पे सपोज अगर हमें स्टॉक का नाम चाहिए कि इसका कितना स्टॉक है, तो सिंपली इसके लिए भी हम फिर से वही वी लुकअप लगाएंगे, राइट। और यहाँ पे हमने इसको लिया और ये यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, तो ये हमारी पूरी रेंज है, ये हमने सेलेक्ट की। और स्टॉक है, स्टॉक आ रहा है हमारा कहाँ पे? स्टॉक आ रहा है 1 2 3 4 5th नंबर पे। तो ये हमारे पास 0 आ गया, राइट। तो इस तरह से हम, हाँ, किसी भी कॉलम की वैल्यू को मैनुअली लेके आ सकते हैं, राइट। नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है और यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉलम नेम चेंज हो रहा है। सो सपोज कभी यहाँ पे कैटेगरी हो जाता है, कभी यहाँ पे इस, तो यहाँ पे हम अगर डेटा वैलिडेशन डालते हैं, तो हमने यहाँ पे डाला इस डेटा वैलिडेशन। हमने यहाँ पे गए और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, हमने यहाँ पे लिस्ट दी और लिस्ट में हमने इन चारों कॉलम्स के नाम डाल दिए और ओके कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करें वही वैल्यू यहाँ पे करस्पॉन्डिंग जनरेट होके आ जाए। तो P022 है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे, अगर हम इसका नाम चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट नेम की वैल्यू आ रही है। लेकिन अब ये सेकंड वे में हम ये भी चाहते हैं कि हम जो भी यहाँ पे नाम डालें, अगर हम प्रोडक्ट नेम डालते हैं तो प्रोडक्ट नेम आ जाए, अगर हम कैटेगरी डालते हैं तो कैटेगरी आ जाए, अगर स्टॉक डालते हैं तो स्टॉक आ जाए, प्राइस डालते हैं तो प्राइस आ जाए। जो भी वैल्यू हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट होके आ जाए, ठीक है। डिड वी डिस्कस दिस बिफोर? हमने इसको डिस्कस किया पहले? एनीवन, क्या हमने इसको डिस्कस किया है पहले? सचिन, दीक्षा, सचिन, हमने इसको डिस्कस किया पहले ये चीज? यस सर। ओके। तो हम एक बार फिर से, मैं वही फॉर्मूला डालता हूँ फिर उसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने वी लुकअप डाला और यहाँ पे बेसिकली हम मैच का फॉर्मूला यूज करेंगे, वी लुकअप। ये हमारी लुकअप वैल्यू है और ये हमारा टेबल एरे है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स नंबर लेके आ रहे हैं, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हम कैसे लेके आ रहे हैं? हम मैच के थ्रू लेके आ रहे हैं,
ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाला मैच, और ये वैल्यू हमें मैच करानी है। कहाँ पे मैच करानी है? यहाँ पे मैच करानी है, और एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, तो 0 एंड 0 अगेन। ठीक है, अभी हम यहाँ पे हम कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसी के हिसाब से वो वैल्यू हमें पॉपुलेट होके मिल जाएगी, राइट। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे आते हैं कि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जितने भी ये नाम हैं ये सारे हैं, ठीक है। तो जो भी हम प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे डालें उसके करस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज हमारी उठ के आ जाए, राइट। तो सारी वैल्यूज उठ के आने का मतलब है कि सपोज अगर हम यहाँ पे हमने डाला P0011 ये डाला, तो ये जो रो है इसकी सारी वैल्यूज यहाँ पे उठ के आ जाए। अगर हमने यहाँ पे डाला P0022 तो उसके करस्पॉन्डिंग जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी यहाँ पे उठ के आ जाए, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे? अब हम कह सकते हैं कि इसमें एक जैसे हमने पहले एक मैच किया था वही हम मैच लगा सकते हैं, राइट। तो चलो लगाते हैं, राइट। हमने यहाँ पे लगाया वी लुकअप, और ये लुकअप वैल्यू है, ये हमारा टेबल एरे है, और कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हम मैच से लेके आएंगे, राइट। हमने इस वैल्यू को मैच कराना है, इसको यहाँ पे मैच कराना है, ठीक है, एंड कॉमा रेंज 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू ओके, यहाँ पे एक हमें पैरामीटर की और जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे 0 हमें और डालना हो, ठीक है, तभी सही है। ठीक है, ये तो हमारा आ गया कि ये ऑफिस शेयर है। अब क्या हम इस फॉर्मूले को आगे हम ड्रैग करके सही वैल्यू लेके आ सकते हैं? तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी P011 पे आ गई कि ये ऑफिस शेयर है, स्टेशनरी है, और अम, यहाँ पे यहाँ पे ये देखो ऑफिस शेयर है, स्टेशनरी, यहाँ पे हमारे पास एसेसरीज आ गए। यहाँ पे प्राइस क्या आ गया? 41, जबकि यहाँ पे P011 का प्राइस है हमारा 831। ऐसे स्टॉक भी हमारा मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे 79, यहाँ पे 11 आ गया। तो ये वैल्यूज क्या आ रही हैं? ये वैल्यूज बेसिकली आ रही हैं, आप यहाँ पे ऊपर से देखोगे तो ऊपर जहाँ पे भी पहली बार इसको एसेसरीज मिली, राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एसेसरीज मिली, आप देखो उसके करस्पॉन्डिंग इसने सारी वैल्यू उठा के आगे की ले आया, ठीक है। तो अभी बेसिकली ये क्या कर रहा है, जहां पे भी पहली बार इसको ऑफिस शेयर मिली, यहाँ पे ये ऑफिस शेयर है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सारी वैल्यूज लेके आ रहा है, ठीक है। अभी हम चाहते हैं कि इस तरह से ना आए, जो ओरिजिनल वैल्यू है वही सारी होके आए। तो अभी इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये सही वैल्यू को क्यों नहीं लेके आया? लेट्स सी कि हमारी पहली वैल्यू तो सही आ रही लेकिन आगे की वैल्यू सही नहीं आ रही। रीजन क्या है उसके बिहाइंड? तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे I16 ये हमारा ये कॉलम है जिसमें ये हमारा प्रोडक्ट आईडी पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर A to E मैच कर रहा है, देन ये हमारा J15 हमारा प्रोडक्ट नेम है, और A1 to E1 ये हमारा सर्च एरिया है, ठीक है। अब हम सर्च करते हैं इसको, यहाँ पे ये क्या सर्च कर रहा है? तभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये J16 सर्च कर रहा है। अब ये प्रोडक्ट आईडी को सर्च नहीं कर रहा है, आइडियली ये जो J16 है यहाँ पे I16 होना चाहिए, तो ये उसने ये एक आगे बढ़ा दिया। अब ये ऑफिस शेयर सर्च कर रहा है, वो P0011 सर्च कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे हमारी जो रेंजेस हो गई, ये क्या हो गई, B to F हो गई, जबकि हमारा डेटा क्या है? डेटा हमारा A to F है, डेटा हमारा B to F नहीं है। एफ में तो डेटा ही नहीं है हमारे पास। इसी तरह से यहाँ पे हम अगर के यहाँ पे देखें तो ये K15 सर्च कर रहा है, तो K15 ऑब्वियसली, चलो ठीक है, के यहाँ पे कैटेगरी सर्च करना है तो ये तो ठीक है, लेकिन फिर से इसको ये सर्च कर रहा है, ये B1 to F1 कर रहा है, जबकि हमारा जो डेटा कहाँ है, वो A1 to E1 में डेटा है, राइट। तो हमारी जितनी भी वैल्यूज हैं वो राइट साइड में शिफ्ट हो रही हैं, जो हमारी सर्चिंग क्राइटेरियाज हैं वो राइट साइड में शिफ्ट हो रहे हैं। अब ये शिफ्ट ना हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वैल्यूज की फिक्सिंग करनी पड़ेगी। तो फिक्सिंग में सबसे पहले हमें ये वैल्यू है ये फिक्स करनी है, राइट। फिक्स करने का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी
रेफरेंसेस हैं वो मूव ना हो, जो नेसेसरी रेफरेंसेस हैं जो स्टेबल हैं। अब जैसे यहाँ पे हम चाहे इस कॉलम में वैल्यू लेके आए या इस कॉलम में वैल्यू लेके आए या इस कॉलम में लाए इस कॉलम में लाए, हर बार सर्च हमको यही वैल्यू करनी है, इसी कॉलम से करनी है, राइट। तो वो सर्च करने के लिए सबसे पहले हमें अपने इसको फिक्स करना होगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो एरिया है 16, ये हमें फिक्स, सॉरी, ये जो सेल है ये हमें फिक्स करना होगा। तो ये सेल क्या है, I16। I16 में हमें आई को फिक्स करना है, तो जो भी हमें फिक्स करना होता है उसको हम यहाँ पे डॉलर में डाल देते हैं। तो जैसे ही हमने डॉलर में डाला, अब ये जो आई है ये आगे ड्रैग करने पे मूव नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, हमारे पास ये A to E है, जब ये आगे गया था तो ये B to F चला गया था, तो हम इसको भी नहीं चाहते कि ये मूव हो। तो इसमें भी हम यहाँ पे डॉलर डाल देंगे। तो डॉलर डालने के लिए हमने इस तरह से यहाँ पे डॉलर डाल दिया, दोनों ए के भी आगे और ई के भी आगे डॉलर डाल दिया, राइट। इसके बाद फिर ये हमारा J15 है। तो अब ये J15 तो हमारा मूव होना चाहिए, वो J15 फिर K15 फिर L15। तो J के L मूव होना चाहिए, लेकिन जो आगे वाला पार्ट है वो मूव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे A1 to E1 ये फिक्स रहना चाहिए। तो हमने इसको भी यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब हमने इसको डाला, और अब हम यहाँ पे जब हमने इसको राइट में रन कराया तो आप देख सकते हो कि P011 की जो एक्चुअल वैल्यू है वो बिल्कुल सही आ गई चारों केसेस में। ये केस समझ में आया सबको? सचिन, तन्वी, दीक्षा, सुहानी, आप ये बात समझ पाए कि क्या किया मैंने यहाँ पे? सर एक बार रिपीट करोगे? सॉरी। रिपीट कर दो। हाँ, मैं रिपीट करता हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप इंडस्ट्री में काम करने जाओगे तो वी लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। और आप अगर इंटरव्यू देने भी जाओगे तो वी लुकअप से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जैसे नेम अलग अलग करने वाला जैसे पूछा जाता था, वैसे ही ये भी आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। तो इसमें वैल्यूज कैसे फिक्स कर, ये तो ऊपर जो मैंने बताया ये सिंपल वाला वी लुकअप है, विदाउट फिक्सिंग, कि हमें एक ही जगह पे सारी वैल्यू लेके आनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास बहुत बार ऐसे केसेस होंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी दे दिया, उसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारी वैल्यूज आपको लेके आनी है। तो उसके लिए यहाँ पे हम यहाँ पे मैच को यूज करके और फिक्सिंग को यूज करके हम आगे काम कर रहे हैं। तो फिर से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या, हमें हमें क्या करना है। इसको अभी हम हटा देते हैं। यहाँ पे ये हमारा ऑफिस शेयर का है। लेट्स सी, एक बार मैं फिर से इसका फॉर्मूला बनाता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे वी, सिंपल फॉर्मूला, वी लुकअप, ये वैल्यू सर्च करनी है हमें, इस टेबल एरे में यहाँ से यहाँ तक सर्च करनी है, ठीक है। देन कॉलम इंडेक्स नंबर, तो अभी प्रोडक्ट नेम हमारा सेकंड नंबर पे है, तो हम यहाँ पे मैच से लेके आएंगे कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ये हमारा लुकअप वैल्यू है, ये हमारा A1 to E1 हमारी एरे है, और मैच टाइप 0, 0, ठीक है। तो ये ऑफिस शेयर आ गया, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास सही आ गई, P011 हमारे पास ऑफिस शेयर है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने इस डेटा को राइट साइड में डाला, राइट साइड में ड्रैग किया, राइट। तो ड्रैग करने पे क्या हुआ, यहाँ पे एसेसरीज आ गई, लेकिन ऑफिस शेयर अगर यहाँ पे P011 पे देखो तो ये क्या है, स्टेशनरी है, राइट। यहाँ पे ये स्टेशनरी है। इसी तरह से यहाँ पे जो प्राइस है आप देखो ये क्या है, P011 का 831 है और स्टॉक 79 है। यहाँ पे प्राइस 41 आ रहा है और 11 आ रहा है, तो ये गलत आ रहा है। मतलब कुछ ना कुछ हमारे पास जो रेंजेस हैं वो गलत सेलेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से ये वैल्यू गलत आ रही है। तो देखते हैं क्या गलत होता है। अभी हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली जो हमारा जो डेटा है वो I16 से सर्च हो रहा है, A to E के बीच में सर्च हो रहा है, और J15 पे हमारा प्रोडक्ट का जो क्राइटेरिया है, जो कॉलम नेम है वो है, और A1 to E1 हम उसको सर्च कर रहे हैं। तो ये हमने अभी बनाया था। जब हमने आगे ड्रैग किया तो क्या हुआ देखो। अब जब हमने इसको आगे ड्रैग किया तो जो इसकी लुकअप वैल्यू है, ये लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू आइडियली क्या है इसकी, इसको एक्चुअली किसको सर्च करना चाहिए,
प्रोडक्ट आईडी को, यस नो, प्रोडक्ट आईडी को सर्च करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये प्रोडक्ट आईडी को सर्च नहीं कर रहा है, ये प्रोडक्ट नेम को सर्च कर रहा है। तो ये हमारा मतलब, चूंकि हमने इसको फिक्स नहीं किया, तो ये वैल्यू हमारी इधर से उधर मूव हो गई। दूसरी चीज, जो हमारी रेंजेस हैं वो बी टू एफ चली गई, जबकि हमारी रेंजेस जो आइडली एग्जिस्ट कर रही हैं वो ए टू ई के बीच में एग्जिस्ट कर रही है रेंज, वो हमारी बी टू एफ हो गई। एफ में तो डेटा ही नहीं है हमारा और ए कॉलम छूट गया है, तो ये भी मूव हो गया, ये भी हमें फिक्स करना है। इसी तरह से के फिफ्टीन चलो ये कैटेगरी है तो ये इसको सही सर्च कर रहा है। यहाँ पे B1 to F1 जो हमारी रेंजेस है वो ए से एफ, एक से ई के बीच में है, बी से एफ के बीच में नहीं है, तो हमें ये चारों वैल्यू फिक्स करनी है। तो कैसे फिक्स करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले I16 है, तो हमें I16 को फिक्स करना है। तो यहाँ पे हमारा जो कॉलम है वो मूव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको फिक्स किया, कॉलम हमारा मूव नहीं होना चाहिए। जो हमारी रो है, अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा प्रोडक्ट डालते हैं तो रो मूव हो सकती है, लेकिन कॉलम मूव नहीं हो सकता। तो हमने आई को यहाँ पे पहले फिक्स किया, तो फिक्स करने के लिए हमने डॉलर डाला, ठीक है। सचिन क्लियर है? Yes, sir. Clear. ओके। अब यहाँ पे ए टू ई है, हम चाहते हैं कि ये जब आगे जाए तो भी ए टू ई ही रहे, ये बी टू एफ एंड सी टू जी इस तरह से ना मूव हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको फिक्स किया, तो इसमें दोनों के आगे हमने डॉलर डाला, क्योंकि रेंज है तो हमने दोनों के आगे डॉलर डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है J15, राइट। तो J15 अभी के लिए हम ठीक है, अभी हम इसको चेंज नहीं करते हैं। ये अभी थोड़ी देर में इसको बताऊंगा कि इसको उस पर क्या चेंजेस करेंगे। इसी तरह से ए टू ई है, ये B2F ना हो जाए, तो इसके लिए हमने इसको भी फिक्स कर दिया, ओके। और ओके किया, और अब जब हमने इसको आगे एक्सटेंड किया तो आप देख सकते हो इसने जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है P011 के अकॉर्डिंग वही वैल्यू यहाँ पे पब्लिश कर दी। इज दिस क्लियर सचिन? Yes, sir. सचिन, दीक्षा, तन्वी, सुहानी, Yes. अंकित, अंकित इज नॉट हियर अगेन, ओके। क्लियर टू एवरीवन? ओके, ग्रेट। तो यहाँ पे इस तरह से आप फिक्सिंग परफॉर्म कर सकते हो। अभी इसमें एक फिक्सिंग और आती है, अभी मान लो यहाँ पे हमारे पास तीन चार ऐसे ही प्रोडक्ट आईडी है, तो यहाँ पे P0021 है, फिर P0111 है, फिर P0222 है, ये हमारे पास याद है। तो क्या करेंगे, हम इसी फॉर्मूले को नीचे एक्सटेंड कर दें, इसी फॉर्मूले को नीचे एक्सटेंड कर दें, तो यहाँ पे एक्सटेंड करने पे Na आ गया, राइट। तो कहीं ना कहीं कुछ और भी चेंज करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है, राइट। तो हम उसको भी चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमने क्या क्या चेंज किया हुआ है। यहाँ पे हमारा P011 है, राइट, A to E है, J15 एंड A to E1, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या हुआ जब इसको हमने सर्च किया, तो यहाँ पे I17, मतलब I17 को ही सर्च करना है, सही ले रहा है। A to E के बीच में सर्च करना है, ये भी सही ले रहा है। देन A1 से E1 के बीच में सर्च करना है, ये भी सही ले रहा है। गलत क्या ले रहा है, ये J16। ये एक्चुअली जो आपकी वैल्यू है वो क्या है, प्रोडक्ट नेम किस में है, J15 में है, लेकिन ये J15 को सर्च नहीं कर रहा है, ये J16 को सर्च कर रहा है, एक रो नीचे आ गया है। तो यहाँ पे भी हमें रो को फिक्स करना होगा। आर यू गेटिंग दिस? क्या हो रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? ओके, सो यहाँ पे हमने डॉलर डाल दिया, ओके। और अब हमने इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड किया। यहाँ पे क्या है, सॉरी, ये J15 है, J15, ठीक है। और फिर हमने इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दिया है, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई, और भाई हमने राइट में भी डाल दिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग सारी वैल्यू आ गई। सबको समझ में आया कि मैंने क्या किया इसमें?
Is everyone clear? Is everyone clear? I'm not getting any responses. Really, very little, less responses are back. Are you able to get this or not? Okay, let it be. सो इस तरह से आप अपनी रेंजेस को फिक्स करके, और ये आपको बहुत प्रैक्टिस करने पे ही आएगा। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस अपने आप से नहीं करोगे, यू वोंट बी एबल टू गेट। अब यहाँ पे आपने ये एक ऐसा रोबस्ट फॉर्मूला बना दिया है इस प्रैक्टिस के थ्रू, कि अब हम यहाँ पे कॉलम के नेम कभी इधर उधर भी हो जाए, तो सपोज अगर स्टॉक यहाँ पे आ जाता है और कैटेगरी यहाँ पे आ जाती है, कैटेगरी आ गई यहाँ पे, तो भी हमारा आंसर कहीं से भी गलत नहीं होने वाला। वो अपने अकॉर्डिंग वो सारी चीजें एडजस्ट कर लेगा। हमने प्राइस यहाँ पे दे दिया और प्रोडक्ट नेम यहाँ पे दे दिया, ठीक है। प्रोडक्ट नेम पेज देना होगा यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट नेम यहाँ पे दे दिया, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है करस्पॉन्डिंग आ गई सही जगह पे, ठीक है। तो नो मैटर कि आपने कौन सा जो जो भी कॉलम है वो ऑर्डर में दिया है या नहीं दिया है, इट विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट द करेक्ट वैल्यू। आप कुछ भी इधर से उधर कर सकते हैं, आपकी वैल्यू कहीं पे भी गलत नहीं होने वाली, ठीक है। सो दिस इज अबाउट वी लुकअप, राइट। तो यहाँ पे ये शीट मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। यहाँ पे वी लुकअप की कुछ एक्सरसाइजेज हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस फाइंड आउट करना है, किसी की कैटेगरी फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड आउट करना है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या स्टॉक है। देन ड्रॉप डाउन सेल टू सेलेक्ट अ प्रोडक्ट आईडी एंड देन रिटर्न द प्रोडक्ट नेम, तो ये आप डेटा वैलिडेशन लगा के कर सकते हैं। देन रिटर्न द कैटेगरी ऑफ अ प्रोडक्ट इफ प्रोडक्ट आईडी इज इन सेल G2, राइट। देन इफ अ प्रोडक्ट हैज अ प्राइस अंडर $50, रिटर्न इट्स नेम, राइट। ये तो ये सारी चीजें आप वी लुकअप के थ्रू लगा के देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो कि ये लुकअप में क्या क्या चीजें होती हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो इस तरह अब हम इसमें आगे चलते हैं। लेट मी ओपन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे ये लिस्ट है। हम यहाँ पे इफ फॉर्मूला की थोड़ी सी एक बार प्रैक्टिस करेंगे कि हमारा इफ फॉर्मूला मल्टीपल कंडीशंस में कैसे अप्लाई हो सकता है और कैसे हम उसमें रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे आपके पास सपोज दो डेटा सेट हैं। दो डेटा सेट में आपको दोनों डेटा सेट्स को कंपेयर करना है कि हमारा जो दोनों डेटा सेट है वो एग्जैक्टली सेम है या नहीं है, राइट। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे रैंड बिटवीन करके ये हमने यहाँ पे बनाया 34 से 984 के बीच की वैल्यू हमने जनरेट करी, ठीक है। ओके, सो ये हमारे पास डेटा है, लगभग काफी बड़ा सा डेटा है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ऐसा ही एक और डेटा दे दिया गया
और हमें कंपेयर करना है कि हमारा जो डेटा है वो सेम है या नहीं है। ठीक है, तो अभी तो मैं यहीं पे सेम डेटा कॉपी कर लेता हूँ तो डेटा सेम होंगे, राइट। अभी यहाँ पे हमारे पास ये बड़ा डेटा है और इसमें हमें कंपेयर करना है कि हमारे जो दोनों डेटा सेट हैं वो सेम हैं या नहीं है। तो दोनों डेटा सेट सेम है या नहीं, ये कंपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा? एनी आइडिया? एनी आइडिया कि हमें क्या करना पड़ेगा? तो दोनों डेटा सेट हमें कंपेयर करना है कि अगर हमें सेम है नहीं या नहीं है। तो सिंपली आप देखो यहाँ पे ये न्यूमेरिक वैल्यूज है सारी। तो न्यूमेरिक वैल्यू में क्या होगा कि अगर सारी वैल्यूज करस्पॉन्डिंगली सेम है तो जो उनकी जो सब्ट्रैक्शन है वो जीरो आने चाहिए, सबके सब्ट्रैक्शन जीरो आने चाहिए। तो लेट्स सी, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इज इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। ठीक है, ये हमने दे दिया और इसको हमने राइट में एक्सटेंड किया। तो 7 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारे पास 7 कॉलम है, सब में जीरो आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम नीचे की तरफ गए और हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया। तो यहाँ पे सब में जीरो जीरो आ गया। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि सब यहाँ पे 2268 वैल्यूज हैं, सबका सम जीरो है और एवरेज भी जीरो है। तो अगर सबका सम जीरो है जो यहाँ पे दिख रहा है और एवरेज हमें जीरो यहाँ पे दिख रहा है, अगर सबका सम जीरो एवरेज जीरो है मतलब सारी वैल्यूज करेस्पॉन्डिंगली एग्जैक्टली सेम। ठीक है, इज दिस क्लियर? अगर ये सेम नहीं होती तो क्या होता? तो सपोज अगर यहाँ पे 555 की जगह 555 हो गया, राइट। यहाँ पे 884 की जगह पे 851 हो गया। ठीक है, ये अगर हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, अब जब हम यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट करेंगे एक साथ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमें सम दिखाई देगा वो जीरो नहीं दिखाई देगा। सम अगर जीरो नहीं है इसका मतलब ये 2000 वैल्यू में से कुछ वैल्यूज ऐसी हैं। अब वो वैल्यू कौन सी हैं वो ढूंढना एक अलग चीज है, लेकिन वो कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जो सम जो हमारे पास एग्जैक्टली सेम नहीं है करस्पॉन्डिंग नंबर पे, जिसकी वजह से हमारे पास ये एरर आ रही। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इस तरह से आप जो न्यूमेरिक डेटा है उसको कंपेयर करके देख सकते हो कि हमारा डेटा एग्जैक्टली सेम है या नहीं। अभी इसमें इसी में कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर जरूरी थोड़ी ना है कि हर जगह हर बार न्यूमेरिक डेटा ही है, कभी कभी कैरेक्टर डेटा भी आ सकता है। तो यहाँ पे भी हम टेक्निक वही लगाएंगे, यहाँ पे हम कुछ अलग नहीं करेंगे, टेक्निक वही लगाएंगे, बस उसको कैरेक्टर डेटा के हिसाब से लगाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमारे पास है सपोज कुछ नाम है, ABCDEFGHIKLMNOPQRSTU VWXYZ। ठीक है, अब ये हमारे पास एक करेक्टर डेटा है और ये हमारे पास दूसरा एक करेक्टर डेटा है, राइट। अब इनको अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू इस तरह से करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू एरर आ जाएगी क्योंकि ये नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, राइट। और नॉन न्यूमेरिक वैल्यू में आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा सकते। तो कैसे हम यहाँ पे कैसे करेंगे, इसके लिए सिंपली यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, इफ के अंदर कंडीशन लगाई, इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू देन जीरो एल्स वन। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो आ गया और हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो जहां जहां अगर सब में जीरो आ रहा है तो इसका मतलब जो हमारा डेटा है वो एग्जैक्टली सेम है। अगर कहीं भी सपोज कुछ चेंज हो जाता है, यहाँ पे ये हम चेंज कर दिया तो यहाँ पे सब में जीरो नहीं आएगा और इसका सम भी जीरो नहीं आएगा। अगर सम जीरो नहीं आएगा इसका मतलब कहीं ना कोई वैल्यू हमारी सही नहीं आ रही, जिसकी वजह से
यहाँ पे ये हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है, राइट? सो वी नीड टू revisit data to find whether the duplicacy has been done in proper manner or not. सबको क्लियर है? Yes. सो बेसिकली जितने भी हम यहाँ पे ये जो वैल्यू यूज करते हैं, जो भी इफ एंड एल्स इफ में जो भी आउटपुट आता है वो या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है, जो हमने कल डिस्कस किया था। अभी यहाँ पे हम इफ के ही कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ऐप है और यहाँ पे उनका रेवेन्यू, राइट? और उनको हमें मल्टीपल कंडीशन के बेस पे, अलग अलग कंडीशन है हमारे पास, उन कंडीशंस के बेस पे हमें फाइंड आउट करना है कि वो गुड हैं या एक्सेप्शनल हैं या जो भी हैं, हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर 15,000 से ज्यादा है तो अगर अगर उनका रेवेन्यू $15,000 से ज्यादा है तो अच्छा रेवेन्यू है, हमको उनको गुड देना है, अदरवाइज उनका जो वैल्यू है वो ब्लैंक रहेगी, राइट? देन दूसरे में हमें क्या करना है, अगर 15 से 20,000 के बीच में वैल्यू है तो हमें उनको गुड देना है। अगर 15 से यहाँ पे 15 से 20,000 में वैल्यू है तो हमें गुड देना है, और अगर 20,000 से ज्यादा है तो हमें एक्सेप्शनल रेटिंग देनी है। इसी तरह से यहाँ पे रेवेन्यू या तो 20,000 से ज्यादा है या 15,000 से कम है, तो यहाँ पे हमें एक फ्लैग रेज करना है कि ये जो वैल्यू है कुछ सस्पिशियस लग रही है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे अलग अलग कंडीशन में हमें वैल्यूज रिप्रेजेंट करनी है, हमें अपनी डेटा को रिप्रेजेंट करना है, राइट? तो ये कैसे करेंगे? सो सिंपली हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगा रहे हैं, राइट? इफ कंडीशन में हमने लगाया कि इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वैल्यू और नॉट, राइट? सिंपल हम कंडीशन लगा रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे ये वैल्यू B5 की वैल्यू आपकी, सॉरी C5 की वैल्यू हमारी B5 के साथ में कंपेयर होगी, राइट? हमारे यहाँ पे 15,000 है, सॉरी, तो 15,000 के साथ में ये वैल्यू कंपेयर होगी, तो यहाँ पे ये वैल्यू छोटी है। अगर ये वैल्यू छोटी है तो यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे ब्लैंक रखने को कहा है, तो यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू, ठीक है? इसी तरह से ये 7,000 है, ये भी 15,000 से कम है तो भी ये ब्लैंक है। ये 15,000 से ज्यादा है तो गुड है, 18,000 से ज्यादा है तो गुड है, 14,000 से ज्यादा है तो, सॉरी, 14,000 के आसपास है तो मतलब 15,000 से कम हो गई तो ये हमारी बैड हो गई। तो इस तरह से आपको जस्ट बहुत आसानी से केवल फ्लैग रेज कर सकते हैं, राइट? कि ये गुड है या बैड है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 15 से 20,000 के बीच में अगर है तो हमें उनको गुड देना है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन डाली कि जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे एंड के साथ में कंडीशन डाली, तो एंड में यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है। अगर ये वैल्यू 15,000 से ज्यादा है और 20,000 से नीचे है तो यहाँ पे उसको गुड रिटर्न करना है, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ना है। इसी तरह से यहाँ पे ये वैल्यू है तो यहाँ पे हमें एक्सेप्शनल, गुड और एक्सेप्शनल दोनों को इंक्लूड करना है। और यहाँ पे लास्ट में अगर 20,000 से ज्यादा है या 15,000 से कम है तो हमें फ्लैग रेस करना है। तो ये सिंपल सा एक इफ वाला जो फॉर्मूला है उसकी प्रैक्टिस है यहाँ पे, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पे ये एग्जांपल है, यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारी +- 10% जो आ रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर +- 10% के अंदर वैल्यू है या इससे ज्यादा वैल्यू है तो हमें उनको हाईलाइट करना है, राइट? तो यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला लगाया है कि B23 डिवाइडेड बाई C23, राइट? तो बी क्या है, हमारा एक्चुअल रेवेन्यू है, और सी हमारा बजटेड बजटेड रेवेन्यू है। तो एक्चुअल रेवेन्यू में और बजटेड रेवेन्यू में अगर 10 से 15% का फर्क है, फॉर फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, वहां पे हर डिपार्टमेंट के लिए बजट अलॉट किया जाता है पूरे साल भर का, और उसके बाद साल भर के बाद ऑडिट में देखा जाता है कि जितना इनको बजट अलॉट किया गया था वो बजट कंप्लीट हुआ या नहीं, उससे कम हुआ या ओवर हुआ, तो ये हमें चेक करना है। तो अगर वो अप्रोक्सीमेट 10% जितना भी अलॉटेड बजट था
उससे 10% ऊपर नीचे रहता है, दैट इज कम्प्लीटली ऑल राइट। लेकिन अगर 10% से ज्यादा ऊपर नीचे है, देन वी नीड टू रिविजिट कि किसी ने ज्यादा खर्चा किया या किसी ने इतना कम खर्चा किया कि उसको उतने बजट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, राइट। तो वो सारी चीजें यहाँ पे फैक्टर करके देखी जाएंगी। तो वही चीज है कि यहाँ पे इस तरह से ये फॉर्मूला लगाया हुआ है। फॉर्मूले में अब जैसे यहाँ पे मैं फिर से इसको आपको लगा के दिखाता हूँ कि इफ लॉजिकल टेस्ट में हमें क्या करना है कि जो हमें हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो 10% से आप ऊपर या नीचे होनी चाहिए, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले परसेंट निकालना है कि वो परसेंट कितना आ रहा है, राइट। तो ये वैल्यू डिवाइडेड बाई, सॉरी, B23 डिवाइडेड बाई C23, राइट। और इसको हमने यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में और दो ले जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली B23 डिवाइडेड बाई C23, ओके। और इसको हम 100 से माइनस करते हैं, 1 से माइनस करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो 1 से हमने माइनस किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे पास ये 9.9% है, ये 20% है, 18% है। तो ये जो हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही 20%, 18%, 15%, 10%, ये हमारी ओवर बजट है। तो हम ये वैल्यू चाहते हैं कि जहां जहां पे ये वैल्यू 10% से ऊपर नीचे हो, प्लस या माइनस किसी भी डायरेक्शन में, तो वो उसको शो करे, राइट। तो इसी पे हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ दिस वैल्यू if this value is suppose less than 10%, देन हमें ब्लैंक रखना है, अदरवाइज हमें इसको प्रिंट करना है। तो 1 - B23 डिवाइडेड बाई C23, और हमने इसको बंद किया यहाँ पे। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे नीचे की तरफ एक्सटेंड किया। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या किया। ओके, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ये जो वैल्यू डाली है ये 10% वैल्यू डाली है, राइट। तो 10% का मतलब है, अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है, +-10%। तो +-10% का मतलब क्या है कि नो मैटर वो नेगेटिव में -10 है या पॉजिटिव में -10 है, हमें दोनों को कंसीडर करना है। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू आ रही थी वो यहाँ पे -20 आ रही थी, -18 आ रही थी, जिसकी वजह से ये 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 वैल्यू प्रॉपर नहीं आई है, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें एब्सोल्यूट की वैल्यू डालेंगे, एब्सोल्यूट, राइट। एब्सोल्यूट की वैल्यू हमने यहाँ पे डाली। और अब हम जहाँ यहाँ पे जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास सही वैल्यू आ रही है, राइट। तो एब्सोल्यूट फंक्शन मैंने पहले बताया था, सभी को ध्यान है। एब्सोल्यूट फंक्शन मैंने बताया था एग्रीगेशन के टाइम पे Yes. कि तो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है कि रिगार्डलेस ऑफ इट्स सिग्नेचर, ये हमें जो एब्सोल्यूट टोटल वैल्यू है वो हमें रिटर्न करता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट यूज किया। तो यहाँ पे भले ही -20 आ रहा था, लेकिन उसने -20 को का माइनस इग्नोर करके जो उसकी एक्चुअल 20.42 वैल्यू है उसको यहाँ पे रखा। पहले जब वो नहीं लगा था तो ये वैल्यू 0 से कम, वो 10% से कम थी, डेफिनेटली कम थी, इसलिए वो नहीं आ रही थी, राइट। अभी अभी यहाँ पे क्या है कि वो
10% से ज्यादा आ रही है तो यहाँ पे उसने उसको शो कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें थ्रेशोल्ड सिंबल भी लगाना है कि हमारी जो थ्रेशोल्ड है वो अप साइड में है या डाउन साइड में। राइट, तो थ्रेशोल्ड सिंबल लगाने के लिए सिंपली यहाँ पे हमने यहाँ पे दो सिंबल कॉपी किए हैं। ये अप साइड का सिंबल है, ये डाउन साइड का सिंबल है, और इसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे if this value is suppose तो यहाँ पे सबसे पहले इज ब्लैंक हम चेक करते हैं, इज ब्लैंक। राइट, तो यहाँ पे ये वैल्यू ब्लैंक है। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने जस्ट फॉर्मूला डाला कि जो जो भी हमारी वैल्यू है, अगर वो 10% से ज्यादा है, वही जो कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर रहे थे वही कैलकुलेशन हम यहाँ पे भी करेंगे। सिर्फ यहाँ पे हम सिग्नेचर अप एंड डाउन का हम यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो उसके लिए सिंपली वही कैलकुलेशन हम फिर से लगाएंगे। इफ अब यहाँ पे हम एब्सोल्यूट की वैल्यू यहाँ पे नहीं डाल सकते, क्योंकि एब्सोल्यूट की वैल्यू हमारी जो सिग्नेचर है उसको अवॉइड कर रही है। तो यहाँ पे हमने दिस माइनस दिस मीन्स ब्रैकेट दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। ठीक है, और ये हमने क्लोज किया। इज लेस देन 0 देन दिस वैल्यू, सॉरी ये दिस वैल्यू, अदरवाइज दिस वैल्यू। राइट, तो इसने कहाँ पे हमारे पास अप सिग्नेचर है, कहाँ पे डाउन सिग्नेचर है, वो दिखा दिया। अभी यहाँ पे हमारे पास हमने हमें इनको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो ये दूसरे अपनी जो वैल्यू है वो चेंज कर लेगा। तो हमें यहाँ पे A21 और A20 दोनों को फिक्स करना होगा। राइट, तो हमने यहाँ पे दोनों को फिक्स किया, इसको भी फिक्स किया और A20 को भी फिक्स कर दिया। राइट, अभी आप यहाँ पे देखो कि जहाँ 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 पे भी निगेटिव वैल्यू है वहाँ पे लोअर साइड में एरो दिखा रहा है, और जहाँ जहाँ भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है वहाँ पे अपर साइड में इस तरह से वैल्यू दिखा रहा है, अपर एरो दिखा रहा है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि कैसे आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन अपने कोड के थ्रू और फॉर्मूले के थ्रू ही प्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ऊपर जा रही है, कौन सी वैल्यू नीचे जा रही है। Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Are you able to follow with me? Okay, great. So अभी यहाँ पे ये हमारा इफ का इम्प्लीमेंटेशन। इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती हैं। तो मल्टीपल कंडीशन को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे हम नेस्टेड इफ को यूज करते हैं। तो नेस्टेड इफ में यूज करने में क्या है, यहाँ पे हमारे पास रेंजेस हैं कि अगर 80% से ज्यादा मार्क्स हैं तो ए ग्रेड आनी चाहिए, 70% से ज्यादा है तो बी ग्रेड, 60% से ज्यादा है तो सी ग्रेड, 40% ज्यादा है तो डी ग्रेड आनी चाहिए। राइट, तो वही चीज हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे फिर से कि कैसे हम इसको देखेंगे। राइट, सो यहाँ पे हमने दिया इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80%। राइट, देन वैल्यू इफ ट्रू, क्या क्या वैल्यू चाहिए हमें, यहाँ पे वैल्यू चाहिए ए। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, 80% से ज्यादा नहीं है, तब क्या होगा, अब हमें इफ के अंदर दूसरा इफ लगाना है, तो फॉल्स की जगह पे हम यहाँ पे दूसरा इफ लगाएंगे, फिर से दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70%, राइट, देन इट शुड बी बी। अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम तीसरा इफ लगाएंगे। इफ H7 is greater than or equal to 60%, then C। और अगर ये भी नहीं होता है तो इसका मतलब फिर D होगा।
राइट, क्योंकि डी डी ही बचता है लास्ट में, तो यहाँ पे हमने डी लगाया, लेकिन यहाँ पे डी के बाद भी फेल बचता है अगर हमारा, ठीक है, तो हम उसके लिए एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ H7 is greater than or equal to 40%, then D, एंड अगर कुछ भी नहीं होता इन चारों में से तो फेल, राइट, तो यहाँ पे फेल हमें प्रिंट करना है, हमें यहाँ पे फेल दे दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे जितने हमने इफ ओपन किए हैं उतने ही हमें इफ क्लोज भी करने जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक इफ, पहला इफ क्लोज हुआ, दूसरा इफ, तीसरा इफ, चौथा इफ, राइट, और हमने ओके किया। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास नंबर्स आ गए, रेट्स आ गई सबकी। तो नेस्टेड इफ का कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ? इफ के अंदर इफ हम कैसे लगाएंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे नेस्टेड इफ को? Yes. एनी डाउट? सचिन, अंकित, तन्वी, सुहानी? एवरीवन इज क्लियर? ओके, ग्रेट। इसी तरह से यहाँ पे एक नेस्टेड इफ का सेकंड एग्जांपल लिया हुआ है कि यहाँ पे अगर रेवेन्यू 15,000 से ज्यादा है और 20,000 से कम है तो गुड रिटर्न करना है, अगर 20,000 से ज्यादा है तो एक्सेप्शनल रिटर्न करना है, रेस्ट हमें वही वैल्यू रिटर्न करनी है। तो उसके लिए भी यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, तो यहाँ पे एंड के साथ में लगाया हुआ है। तो बेसिकली हम यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं कि इफ एंड कंडीशन, if this revenue is greater than 15,000 and this revenue is less than 20,000, then यहाँ पे हमें देना है गुड, एल्स में फिर से हम लगाएंगे इफ revenue B21 is greater than 20,000, then exceptional, else यहाँ पे हमें नंबर ही रिटर्न करना है, जो भी नंबर है, ठीक है। तो ये हमने नंबर रिटर्न कर दिया, ठीक है, और इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गुड, एक्सेप्शनल, बैड जो आ गए हमारे पास, तीनों आ गए, ठीक है। तो जहां पे हमारे पास 15,000 से कम है वो नंबर एज इट इज आ रहे हैं, और जहां पे हमारे 15,000 से 20,000 के बीच में है उन सब जगह पे गुड आ रहा है, और जहां पे हमारा जो वैल्यू है 20,000 से ऊपर है उन सब जगह पे एक्सेप्शनल आ रहा है। तो इस तरह से आप इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, उसके अंदर इफ, एक और इफ, वो आप लगातार लगा के देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ये चीज क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, ग्रेट। सो गाइज, मैं आपको आज एक असाइनमेंट सेंड करूंगा इसी ग्रुप पे। ये असाइनमेंट मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक डेटा है, इस डेटा में हमारे पास काफी चीजें हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्राइस, स्टॉक, मैन्युफैक्चरर कौन है, किस रीजन से है, रेटिंग क्या है, वारंटी कितने इयर्स के, सप्लायर है, वेट है, कलर, इस तरह से कुल मिला के 20 कॉलम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में SKU नंबर और बैच नंबर भी है, ठीक है। और इसमें लगभग 5,000 रोज हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर सेल्स के बारे में डेटा है, ठीक है। इस डेटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, राइट। तो अभी तक हम जो कुछ पढ़ चुके हैं इसी में से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके लिए। और स्टोर मैनेजर वांट टू चेक द स्टॉक लेवल ऑफ प्रोडक्ट using its product ID. If stock is less than 5, they need to reorder it.
यूज वी तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगना है वो भी कहीं कहीं पे बताया हुआ है कि वी लुकअप से आपको स्टॉक लेवल फाइंड आउट करना है। एंड परचेजिंग टीम इज रिव्यूइंग सप्लायर्स, फाइंड द सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट दिस। ठीक है। देन अ न्यू शिपमेंट ऑफ वायरलेस माउस जस्ट अराइव्ड, यूज द प्रोडक्ट नेम टू रिटर्न द करंट स्टॉक एंड अपडेट द टोटल। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कुल मिला के 20 क्वेश्चंस हैं। इसमें से जितनी भी चीजें हैं जो भी आपको यहाँ पे यूज करनी है वो सारी चीजें हम अभी तक अपनी ट्रेनिंग में कवर कर चुके हैं। ठीक है। तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है और इन सबके जो आंसर्स हैं वो फॉर्मूले के फॉर्म में आपको निकाल के मुझे देने हैं। ठीक है। यस, नो, हेलो। Yes, sir. मैं ये डेटा सेट आपको ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा along with द अदर प्रैक्टिस, ये वीडियो का प्रैक्टिस डेटा सेट, ये दोनों मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको जितने भी डेटा सेट हम जितने भी हम चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस एक और डेटा सेट है मेरे पास along with द क्वेश्चंस, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। और आप आपको वो प्रैक्टिस करके और ये असाइनमेंट मुझे आपको देना है मंडे तक। इज दैट फाइन एक्सपेक्टेशन? सब लोग कर पाओगे? Will everybody will be able to do this? Yes, no, please say something. Yes. Okay, great. So अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है सेल रेफरेंसिंग से रिलेटेड या डेटा वैलिडेशन से रिलेटेड जो कुछ भी पढ़ा है, इसमें किसी को कोई डाउट है? ओके। हम एक छोटी सी चीज आज और कवर कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और एडवांसमेंट हो जाएगा आपका। हम यही डेटा उठाते हैं, सपोज वो हम एक नई जगह पे कॉपी करते हैं। ठीक है। अभी हमारे पास ये बड़ी सी टेबल है। इस बड़ी सी टेबल में हमें इसकी क्विक समरी जनरेट करनी है। राइट। तो अभी तक हम जितने भी फॉर्मूले यूज कर रहे थे, चाहे वी लुकअप है या सम है या सम इफ है या काउंट इफ है या एवरेज इफ है, हम अलग अलग कंडीशन लगा के, इफ कंडीशन लगा के, कहीं मैच कंडीशन लगा के हम वैल्यूज जनरेट कर रहे थे। राइट। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बहुत जल्दी से क्विकली 2 मिनट में समरी जनरेट करनी है और मुझे फॉर्मूले नहीं आते। तो समरी कैसे जनरेट करोगे? तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, बिना फॉर्मूले आप ये सारी समरी जनरेट जनरेट कर सकते हो बहुत क्विकली, विदाउट एनी फॉर्मूला। हमने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए और यहाँ पे हमने पिवट टेबल उठाया। ठीक है। पिवट टेबल, और यहाँ पे हमने रेंज सेलेक्ट की कि कौन सी टेबल है हमारी, यहाँ पे न्यू वर्कशीट और ओके किया। राइट। तब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी डेटा फील्ड्स के नाम है वो सारे यहाँ पे आ गए। राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो फिल्टर, कॉलम, रोज, वैल्यूज, ये 4 अलग अलग स्पेसेस हैं। राइट। इन स्पेसेस में हमें अपनी जो वैल्यूज हैं वो डालनी है या समरी हमें यहाँ पे क्रिएट करके लेके आनी है। राइट। तो फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं कि प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज हमारे पास टोटल प्राइस कितना है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे डाला उठा के, और फिर हमने प्राइस को उठा के वैल्यू में डाल दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमीडिएटली इसने एसेसरीज का टोटल प्राइस कितना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल प्राइस कितना है, फर्नीचर का टोटल प्राइस कितना है, स्टेशनरी का टोटल प्राइस कितना है, ये हमें रिटर्न करके दे दिया। अभी हम चाहते हैं कि हर कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम हमने उठाया और यहाँ पे हमने फिर से इसको वैल्यूज में उठा के डाल दिया। राइट। तो यहाँ पे अब यहाँ पे चूंकि जो प्रोडक्ट नेम है वो एक नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है,
तो ये यहाँ पे उसको काउंट देगा कि हर प्रोडक्ट के कितने प्रोडक्ट्स हैं, राइट। यहाँ पे एसेसरीज में कितने प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने प्रोडक्ट्स हैं, फर्नीचर में कितने प्रोडक्ट्स हैं, और स्टेशनरी में कितने प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो ये क्विक समरी यहाँ पे आप इस तरह से जनरेट करके देख सकते हो। अभी आपको ये समरी आपको और भी ग्रैन्युलर लेवल पे लेके जानी है। अभी तो हमारी जो समरी है वो खाली इसी के बेस पे, हमारी कैटेगरी के बेस पे हो रही है। अभी हम चाहते हैं कि ये जो ग्रैनुलर लेवल पे हम इसको लेके जाएं, तो जहां जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर वाइज भी हम उसको सेपरेट करें, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर वाइज सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को सेलेक्ट किया और यहाँ पे रोज में कैटेगरी के साथ में डाल दिया। तो आप अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो एप्पल, डेल, एचपी, लेनोवो, लॉजिटेक, सैमसंग ये फर्नीचर भी बना रहे हैं यहाँ पे, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स भी बना रहे हैं, ये स्टेशनरी भी बना रहे हैं, और यहाँ पे एसेसरीज भी बना रहे हैं, राइट। और हर एरिया में, हर कैटेगरी में इनका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो एसेसरीज का टोटल काउंट 1219 है। आउट ऑफ दिस 219 एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, डेल के 200 प्रोडक्ट्स हैं, एचपी के 202 प्रोडक्ट हैं, लेनोवो के 194 प्रोडक्ट्स हैं, लॉजिटेक के 229 एंड सैमसंग के 175 है। तो इजिली, बड़े बहुत आसानी से आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से ये इसने सारी जो कैटेगराइजेशन है ये जनरेट कर दी, राइट। अब यही कैटेगराइजेशन हम क्रॉस टेबल वाइज देखना चाहते हैं। क्रॉस टेबल वाइज मीन्स लेफ्ट साइड में हमारे पास एसेसरीज आए, लेफ्ट साइड में हमारे पास कैटेगरीज आए, और राइट साइड में हमारे पास आ जाए सारे मैन्युफैक्चरर्स। तो हमने यहाँ पे अभी मैन्युफैक्चरर्स को रोज में उठा के डाला था, हम इसको रोज से उठा के यहाँ पे कॉलम्स में उठा के डाल देते हैं, खींच के यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि एप्पल के कितने प्रोडक्ट हैं, उनका क्या प्राइस है, देन डेल के कितने प्रोडक्ट है, उनका क्या प्राइस है, एचपी के कितने प्रोडक्ट है, उनका क्या प्राइस है, लेनोवो के कितने प्रोडक्ट हैं, उनका उनका क्या प्राइस है, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आप ये चाहते हो कि ये पहले सारे सबके काउंट दिखाए, फिर बाद में प्रोडक्ट के प्राइस दिखाए। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज को उठा के इसके ऊपर कर दिया। तो अभी आप देखो, सबसे पहले ये सारे काउंट आ गए, ठीक है, फिर सबका प्राइस आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी क्विक समरी डेटा की बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हो। अब आप इसको कितने भी ग्रैनुलर लेवल पे लेके जा सकते हो। अगर आप यहाँ पे कलर देखना चाहते हो, स्टेटस देखना चाहते हो, रिटर्नेबल देखना चाहते हो कि इसमें कितने रिटर्नेबल है, कितने नॉन रिटर्नेबल हैं, राइट। तो यहाँ पे सिंपली हमने रिटर्नेबल को उठाया और हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे रिटर्नेबल वाइज भी उसने कैटेगरी में सेपरेट करके दे दिया। हम इस पे फिल्टर लगाना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर रीजन वाइज सेपरेट होके आए, राइट। तो हमने रीजन को उठाया, उसको यहाँ फिल्टर में डाल दिया। तो यहाँ पे देखो फिल्टर अलग से आ गया, राइट। और यहाँ पे ईस्ट, ये ईस्ट के सारे आ गए, यहाँ पे नॉर्थ है, नॉर्थ के सारे आ गए, राइट। आप इनको मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स कर दिया, तो अब आप यहाँ पे मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो। इजी है, इजी है सबके लिए। यस, नो। Yes, sir. ओके, तो इस तरह से आप अपने डेटा की बिना किसी कोड के, बिना किसी फॉर्मूले के, बहुत क्विकली, बहुत आसानी से इंटरैक्टिव टेबल जनरेट कर सकते हो, और टेबल जनरेट करके आप अपने समरी को प्रेजेंट कर सकते हो विद इन फ्यू क्लिक्स। जो काम हम फॉर्मूले से 10-15 मिनट में कर रहे थे, वो काम यहाँ पे हमने 1-2 मिनट में जनरेट कर लिया, सिर्फ कुछ क्लिक करके, ठीक है। आप यहाँ पे और भी चीजें डाल सकते हो, जैसे ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरर स्टॉक, वारंटी ईयर वाइज सप्लाई कर सकते हो, सप्लायर वाइज भी सेपरेट कर सकते हो। देन और भी चीजें हैं कि अवेलेबिलिटी के वाइज की स्टेटस क्या है, अवेलेबल है या नहीं है, तो आप उसको भी और आगे अगर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हम अवेलेबिलिटी वाइज, स्टेटस वाइज यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो स्टेटस को हमने उठा के यहाँ पे रिटर्न इसमें डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे और भी फर्दर लेवल पे ये डिवाइड होके आ गया कि कितने अवेलेबल हैं, कितने अवेलेबल नहीं है, कितने डिसकंटिन्यू हो गए, कितने आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर सा, प्यारा सा टूल हमारे पास बन जाता है हमारी
समरीज को बहुत क्विकली जनरेट करने के लिए विद इन फ्यू क्लिक्स आप समरी को किसी भी लेवल पे जाके डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे जाके उसको मैनेज करके लेके आ सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो कि ईयर वाइज आपको सेपरेट करना है, तो यहाँ पे हमने ईयर वाइज डाल दिया, तो यहाँ पे ईयर का एक अलग से आ गया। तो कौन से ईयर में कौन सा लॉन्च हुआ, तो सिर्फ 2024 के चाहिए तो सिर्फ 2024 के हमारे पास आ गए। सिर्फ हमें 2020 के चाहिए, राइट, तो वो भी हमारे पास आ गए। देखिए कितनी आसानी से हम ये पूरी जो टेबल है वो जनरेट कर सकते हैं। सो जस्ट प्ले अराउंड इट, सी कि आप इसमें क्या क्या ऑप्शंस देख सकते हैं, एंड यू विल गेट टू नो कि ये कैसे सारी चीजें क्विकली जनरेट हो सकती हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Okay, so we'll keep it at this for today, and next class में um, I want you to complete the assignment and come back to me along with your solutions so that I can check your understanding of the concepts. Okay, thank you everyone.